चलिए चैप्टर फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ हम उन टॉपिक यानी उन बिंदुओं पर बात कर रहा हूं मैं जो सीधे सीधे बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त मैं किसी में बात नहीं कर रहा। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में अगर हम बात करते हैं तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे और शायद ऐसा भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का भी बन जाए, क्योंकि टोटल कितने अंक का आना है, यहाँ से 6 अंक का आना है। टोटल कितने अंक का आना है, 6 अंक का आना है शायद, ठीक है। चेक करिए, लिखाया था ना कितने अंक का आना है। क्या मैथ में नहीं बताया गया है कि कितने अंक का आना है? चलिए चेक करिए पहले इसे आप। चैप्टर में लिख लीजिए जो सामने दिया गया ना, आपकी बुक में दिया गया होगा, अनुक्रमणिका दिया गया होगा। देखिए पहले चैप्टर से 6 नंबर का आना है, दूसरे से 5 का आना है, फिर 7 का आना है, लिखते जाइए। 7 का आना है, फिर 5 का आना है। चैप्टर में जो चैप्टर का नाम सामने दिया जाता है ना, ठीक ना, विषय वस्तु उसके पास लिख लीजिए कि पहले अध्याय से 7-6 का आना है, दूसरे अध्याय से 5 का आना है, तीसरे अध्याय से 7 का आना है, चौथे अध्याय से 5 का आना है, 5वें से 5 का, 6वें से 5 का, 7वें से 5 का, 8वें से 5 का, 9वें से 5 का, 10वें से भी 5 का, 11वें से भी 5 का, और 12 से 6 का, और 13 से 5 का, और 14 से 6 का। ये सब आप लिख लीजिए। ये अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 6 तक, मतलब कि 14 तक में दिया गया है कि कितने कितने अंक का कहां से आना है। लिख गया ना, लिख गया। अब ध्यान से सुनना है, ठीक ना, कि अब हम चैप्टर वाइज डिसाइड करेंगे कि कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के लायक किस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो और साथ में ऑब्जेक्टिव क्या क्या बन सकता है इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। पहले चैप्टर से 6 नंबर का है, ठीक है। तो पहले चैप्टर से 6 नंबर का है, तो पहले डिसाइड रहता था ना कि कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे और कितने नंबर का क्या क्या पूछा जाएगा, पहले डिसाइड रहता था। लेकिन अब डिसाइड ये नहीं है, लेकिन सिर्फ नंबर डिसाइड है अपने पास कि कितने नंबर का पूछ सकता है। पहले अध्याय से आपका 6 नंबर का जो आना है, तो ऐसा हो सकता है कि पहले अध्याय से एक 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाए, और एक तो 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाए, और एक तो ऑब्जेक्टिव बन जाए, ठीक ना, ऐसा हो सकता है, ठीक है। या फिर अगर ऐसा नहीं होगा, बड़ा क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, कंफर्म है ये, ठीक ना, 2 या 3 का रेंज का बन सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि 2-2 अंक के 2 क्वेश्चन आ जाएंगे और एक क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा। समझ गया मैं क्या कहना चाहता हूं? 6 अंक का टोटल आना है, 6 अंक में या तो एक तो क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन 2 का आएगा, तो 3-2 5, तो एक ऑब्जेक्टिव बनेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे और आपके पास 2 ऑब्जेक्टिव आएगा, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं बनेगा यहां से। समझ गए? अब हम बात ये करते हैं कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो 2-2 नंबर के लिए आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं 2-2 नंबर के क्वेश्चन में कि कौन कौन से चैप्टर फर्स्ट का, ठीक ना, और चैप्टर सेकंड का आज अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक। देखिए हालांकि ये वाली जो बुक है ये पुरानी बुक है, ठीक है, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि आप कहां से पढ़ेंगे। देखिए एक सबसे बड़ी चीज ये है, ठीक, कि 2 नंबर में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या है, ठीक है। पेपर में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या है। प्रश्न बना लीजिए, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या है, 2 अंक में पूछा जा सकता है। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या है, लिख गया। 2 अंक में पूछ सकता है कि अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या है, या एक शब्द में भी पूछ सकता है कि अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या है। देखिए सुनो इधर, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय सुन लो पहले क्या कहता है, सिर्फ इतना ही है। प्रत्येक भाज्य संख्या को, जो संख्या डिवाइड हो सकती है, विभाजित हो सकती है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। समझ गए? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है या व्यक्त किया जा सकता है, बस इतना ही है। तथा यह गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड को आने वाले क्रम में
के बिना क्या होता है, अद्वितीय होता है। ठीक है, तो आप सिर्फ इतना बताइए कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब भाज्य संख्या को यदि हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं तो वो तुम्हारे पास क्या है, यही अंकगणित का प्रमेय भी है। ठीक है ना, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय इसी को कहा जाता है। एक क्वेश्चन भी हल होता है, किसी भी संख्या को हम भाज्य संख्या क्यों कहते हैं, किसी भी संख्या को हम भाज्य संख्या इसलिए कहते हैं क्योंकि हम उसे अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, एक इसका क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है आपको कि जो कार्ल फ्रेडरिक गॉस हैं, इनको गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। ठीक ना, क्या कहा जाता है, और इनकी समय सीमा भी याद रखना है कि 1700 से लेके सन 1855 तक, मतलब ये जन्म से लेके मृत्यु तक की इनकी समय सीमा दी गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि इनका, क्योंकि देखो पिछले सेशन में क्या किया गया था, वो भी एक क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का पूछ लिया था। ठीक ना, जन्म समय सीमा पूछ लिया था, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। तो इसलिए इन एडवांस में आप अच्छे से याद रखेंगे कार्ल फ्रेडरिक गॉस की जो जन्म सीमा है वो क्या है, मतलब कब हुआ था, सन 1700 से लेके 1855 तक में है। ठीक है, और इनको क्या कहा जाता है, देखो कार्ल फ्रेडरिक गॉस को प्रायः गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको कि इन्हें हम क्या कहते हैं, गणितज्ञों का राजकुमार भी कहते हैं। अब देखिए, इसके बाद आप जब पढ़ते हैं तो इसमें एग्जाम्पल नंबर जो तुम्हारे पास, एग्जाम्पल से अगर हम बात करते हैं और उसके पश्चात यहां से बात करते हैं, देखिए एक ये भी खूब सारा पूछा जाता है, क्रिएट ही करता है क्वेश्चंस आपसे। देखिए, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए क्या होता है, HCF और LCM ठीक ना का जो गुणनफल होता है वो a क्रॉस b होता है। ठीक है, क्या होता है आपके पास, देखो HCF, किन्हीं दो संख्या का HCF और किन्हीं दो संख्या का LCM अगर हम निकाल रहे हैं तो अगर हम दोनों का गुणा कर दें तो उन्हीं दोनों के संख्या के गुणनफल के बराबर होगी। दो संख्या का कहने का मतलब है कि अगर हम दो संख्या का क्या निकाल रहे हैं, HCF, और उन्हीं दो संख्या का क्या निकाल लिए, LCM, और HCF और LCM का गुणा करेंगे तो जितना मान आएगा उन्हीं दोनों संख्या जिनका हम निकाले उनके गुणनफल के क्या होगा, बराबर आएगा। ठीक है, ये भी आपसे सत्य में पूछ लेता है, यहां तक कि इसकी क्वेश्चन भी क्रिएट करता है, ऑब्जेक्टिव के तौर पर इसका क्वेश्चन क्रिएट करता है। क्वेश्चन कैसे क्रिएट करता है वो ये देखिए आप, जैसे मान लीजिए सपोज दैट, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन क्रिएट करने की, तो क्वेश्चन क्रिएट कैसे करता है, ऐसे, जैसे मान लो सपोज ऐसा दे दिया कि HCF, ठीक है, अब मान लो यहाँ पे दे दिया किसी भी संख्या का, मान लेते हैं HCF दिया है, ब्रैकेट में उल्लेख देता है, मान लेते हैं कि HCF हमारे पास दिया है 32, और ब्रैकेट में हो सकता है कि वो नाम भी लिख दे। ठीक है, कि आपके पास संख्याएं इतनी इतनी हैं। ठीक है, संख्याओं का नाम भी दे देगा कि संख्याएं इतनी इतनी दी गई हैं, और साथ में बोल रहा है कि a क्रॉस b का मान लेते हैं सपोज दैट, ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको कम कर लेते हैं, मान लो 2 है और यहाँ पे कितना है, 32 है, तो बोल रहा भैया LCM बताओ, क्वेश्चन कर लेता है वो, वहीं पे बोलता है कि भैया LCM बताइए कि आपके पास LCM कितना निकल के आएगा। ठीक, तो कंडीशन अगर आप देखेंगे ना तो आपके पास सूत्र तो यही कहता है ना, क्या कहता है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो उसी के HCF और उसी के LCM के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका मान आपको दे रखा है, कभी कभी हिंदी में लिखता है ना दो संख्याओं का गुणनफल, कंफ्यूज नहीं होना है, हिंदी में लिख देता है कभी कभी। तो यहाँ पे कितना आ गया, 32, HCF का मान 2 और LCM तुम्हारे पास ये, तो देखो 2 कम 2 और 16 दूनी 32, तो तुम्हारे पास LCM कितना निकल गया 16। ठीक ना, ऑब्जेक्टिव में आता है, पेपर अभी मैं सॉल्व करवाऊंगा एक एक तरफ से, कंटिन्यू सॉल्व करवाऊंगा पूरे ऊपर नीचे का दोनों का। ठीक है, तो आप देखेंगे वहां पे कई सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको मिलेंगे इसी तरह के। ठीक है, तो ये चीज आपको क्या करना, ध्यान रखना है। अब यहां से जो क्वेश्चंस बनते हैं 2-2 नंबर के बनेंगे क्वेश्चन ना, वो ये बनते हैं आपके, ठीक ना, इसे बाहर का नहीं आएगा। देखिए पहली चीज तो ये आपका 1 रियल में 1 का है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, यहां से जैसे मान लीजिए आ गया 140, जैसे यहां पे बोला ना अभाज्य गुणनखंड के, क्या बोलना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इनमें से ही कोई संख्या दे देता है, या फिर कभी कभी क्या होता है कि एक आठ अपने से संख्या बना के दे देता है, बोलता है भैया आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना, दिखाना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में दिखाना है। और करना क्या है, कुछ नहीं, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में इसको दिखा देना है। ये वाला जो क्वेश्चन है मैं इसकी बात कर रहा था। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2 अंक के बनेंगे, जो कि इतने सारे हैं नहीं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन 3 अंक का बन सकता है।
ठीक है। लेकिन कब 3 अंक का बनेगा, जब साथ में बोलेगा कि आपको जांच भी करना है, ठीक ना। देखो क्या बोला गया है, बताया ना, जांच करना है। क्या किससे, सूत्र भी दे दिया है कि दो संख्या का जो गुणनफल होता है वो उसके एचसीएफ और एलसीएम के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में आता है सत्य सत्य में, ठीक ना। कभी कभी खाली स्थान में भी पूछता है, लिखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन 3 अंक का पूछ सकता है आपसे। कितने अंक का पूछ सकता है, 3 अंक का, ठीक है। तो ऊपर वाला आप पूरा वर्ग में करेंगे, ठीक ना। गुणनखंड कैसे करना है आपको, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अगर आप देखना चाहते हो देख लीजिए, जैसे 140 दिया हुआ है, अगर हम बात करते हैं कितने में, 140 पे। जैसे देखिए 140 है आपकी, ये तो कितना हुआ, 70 दूनी 140, और कितना हुआ, 35 दूनी 70, और 7 पना 35, और 7 एकम 7, ठीक है। ये बन गया। इस केस में अगर हम देखें तो 140 हमारे पास ये हुआ, और 140 को हम क्या लिख रहे हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये लिखे। इसका मतलब 2 कितने बार है, 2 बार, तो 2 के घाते 2, और 5 गुणे कितना हुआ, 7, 140। बस यही है बेटा भाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना, ठीक ना। देखो ये भाज्य संख्या है, विभाजित हो रही, इन संख्याओं से विभाजित हो सकता है। 140 जो है 2 से 5 और 7 से विभाजित हो जाएगा, इसीलिए तुम्हारे पास, और इन्हीं ये सब संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो स्वयं के अतिरिक्त किसी से ना कटे, वही तो अभाज्य संख्या है। तो 2 जो है वो खुद के अतिरिक्त किसी से नहीं कटता है, ठीक है। 5 भी खुद के अतिरिक्त किसी से नहीं कटता है, 7 भी खुद के अतिरिक्त किसी से नहीं कट रहा है। तो प्रत्येक भाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यही अंकगणित का आधारभूत प्रमेय भी यह है, ठीक है। तो बस ये निकल गया, बस ये 2 नंबर है आपका, 2 नंबर के लिए पूछेगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, 1 नंबर में भी पूछ लेता है, ठीक ना, एक शब्द में भी लिख देता है कि अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखे। तो आप रफली काम करके सिर्फ इतना आंसर आपको लिखना होता है वहां पे, बाकी कुछ नहीं करना होता। ये फिर आपका पूरा रफ कार्य में चला जाएगा, ठीक। एक तो ये हो गया आपका। तो 2-2 नंबर के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि 2-2 अंक की कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाने की सख्त मतलब संभावना बन रही है, ठीक है। और इसके लिए देखो थोड़ी से ज्यादा अगर आपको ज्यादा पाना है तो थोड़ी से ज्यादा मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। ये हो गया। अब यहां से क्या होगा ये सब क्वेश्चंस, जैसे ये 3 ठो दिया गया है तुम्हारे पास, जैसे ये वाला मैंने बताया 2 अंक का आ सकता है, ये 3 अंक का पूछ सकता है। लेकिन जब जांच करवाएगा तब 3 अंक का पूछेगा, इससे पहले नहीं पूछेगा, ठीक है। अगर पूछेगा तो फिर सीधे सीधे 2 संख्याओं का अगर पूछेगा तो सिर्फ एचसीएफ एलसीएम बस पूछेगा। अगर 2 में पूछेगा, क्योंकि इससे 2 का भी बन सकता है, 3 का भी बन सकता है। अगर 3 का बना रहा है तो जांच तक पूरा करवाएगा आपसे। अगर सिर्फ एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करवा रहा है तब आपसे सिर्फ 2 नंबर का करवाएगा, ठीक है। इसके जो चारों एग्जांपल है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको जरूर पढ़ के रखिएगा, लगा के रखिएगा, ठीक ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट चारों एग्जांपल बनेंगे। अच्छा, ये भी तुम्हारे पास 2 ही अंक का बन सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है, ठीक ना, कि इस वाले क्वेश्चन को 3 अंक का भी बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि 3 अंक यहाँ पे दिए गए हैं। कितने अंक दिए गए? 3 संख्या है, तो 3 संख्या को 3 मतलब एक नंबर के हिसाब से 3 नंबर में तोड़ सकता है, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन कितने नंबर में तोड़ेगा? 3 में तोड़ सकता है, तोड़ेगा तो, और नहीं तो कोई जरूरी नहीं है 2 नंबर में भी रख सकता है वो, ठीक है, ध्यान रखना। एचसीएफ एलसीएम का ये मोस्ट है, ये सिर्फ 2 नंबर में रखेगा। जांच करने के लिए देखो ये वाला जो 6 पावर n है ना ये, और इसी का 4 पावर n वाला है, ये 2 नंबर के लिए है। आप स्टेटमेंट से रख लीजिए, रखना है आपको। देखो क्या था कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अगर कोई अंक 0 पर समाप्त होती है तो इसका क्या मतलब है कि उसका एक अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए, ठीक है। एक अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आना चाहिए? 5 निकल के आना चाहिए। लेकिन इनको जब अपन हल करते हैं तो अभाज्य गुणनखंड 5 निकल के नहीं आता है, इसलिए 6 पावर n में n ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या है ही नहीं जो 0 पर समाप्त हो सके, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि कौन कौन सा कहां से पूछा जा सकता है, 2-2 नंबर 3-3 नंबर का। अभी आप लगाएंगे, फिर मैं इसको पूरा एक तरफ से बताऊंगा भी, ठीक है। कंटिन्यू नेक्स्ट डे से देखेंगे तो मैं इन सबको एक एक 2-2 क्वेश्चन बताता भी जाऊंगा, एक एक क्वेश्चन, ठीक है। तो आप देखते जाइए कि किस हिसाब से अपन को लिखना है। ये वाला जो क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि ये और संख्या ये भाज्य संख्या क्यों है। तो ये नंबरिंग करके दे देता, मतलब तोड़ के देगा, दोनों एक साथ कभी नहीं देगा, ठीक है। ये बोलेगा कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 भाज्य संख्या क्यों है। अच्छा, ये भाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि इसे हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, हल करके दिखाया गया है, ठीक है, बताया गया था। सेम चीज इसमें भी वही है, इसके ज्यादा पूछे जाने की कोई संभावना नहीं है, ठीक ना। 7 नंबर के पूछे जाने की ज्यादा कोई संभावना नहीं है, ठीक। अच्छा, उसके बाद आपके पास आता है 3 नंबर में आपसे ये भी पूछ सकता है, ये हम बता देते हैं आपको, ठीक है। कि देखो, हालांकि इसने बताया कि स्टार वाला जो क्वेश्चन है वो परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, ठीक।
तो स्टार वाला ये वाला परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, उत्पत्ति, ठीक है ना, समझ रहे हो। बाकी ये है कि √2 एक परिमेय संख्या सिद्ध करके दिखाओ, √3 वाला तो ये जो परिमेय है ना कि मतलब सॉरी अपरिमेय संख्या सिद्ध करिए। अपरिमेय संख्या प्रूफ करने के लिए जो संख्या बनता है वो 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक ना, 3 अंक का क्वेश्चन बन सकता है, ये ध्यान रखना है आपको। पहले चैप्टर से 3 अंक का भी बनना है, ये बिल्कुल तय है, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, और एक √2 हो गया आपका, एक √3 हो गया, ठीक है, √2 √3, ठीक है, ये 3 अंक के बनेंगे, ठीक। तो ये हुआ। बाकी अगर हम बात करते हैं ये वाले जो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ठीक है, 5 - √2 ये 2 अंक के बनेंगे। ये कितने अंक के बनेंगे, 2, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास पहले चैप्टर में मात्र 2 प्रश्नावली है, और उसमें आपसे ये पता होना चाहिए कि 2 अंक के और 3 अंक के कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। जैसे ये 1 पॉइंट, अब जैसे ये 3√2 एक अपरिमेय संख्या, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है, ये भी तुम्हारे पास 2 अंक के लिए बनेगा, ठीक है। ये 1.3 भले आपको यहाँ पे दिख रहा हो, लेकिन ये 1.2 है, आपकी नई बुक में 1.2 है, ठीक है, बार बार बता रहे हैं। तो ये वाले सिर्फ ये क्वेश्चन आपका ये 1.2 है ना बेटा, ये वाला क्वेश्चन केवल 3 नंबर का बनेगा। बाकी ये सब जो क्वेश्चन है वो सिर्फ 2 अंक के बनेंगे, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक ना, इसके अतिरिक्त आपके पास और कुछ नहीं है। क्लियर हुआ मैंने क्या कहा। तो ये वाले पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमको 3 अंक का क्वेश्चन और 2 अंक का क्वेश्चन कौन कौन सा पूछा जाएगा, ठीक है। और ये सब आपसे बनना भी चाहिए। अगर कहीं पे दिक्कत जा रही है, नहीं बन रहा है, कहीं पे कोई समस्या क्रिएट हो रही है, तो तुम बताओगे भी। हालांकि कल से मैं कंटिन्यू बताऊंगा आपको कि कौन कौन सा क्या क्या पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। साथ में हम आप बात करते हैं चैप्टर, अब देखो यहां तो ठीक है, ये हो गया आपका, ये इतने में 2 में खत्म है ये, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, चैप्टर 2 में, ठीक ना, अगर हम बात कर रहे हैं चैप्टर 2 से कितने नंबर का आता है, 5 का है ना। अब ध्यान से सुनिए, चैप्टर 2 से यदि 5 नंबर का है, ठीक है, तो सेम केस बनेगा, या तो 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे। वैसे उम्मीद है कि 2-2 अंक के 2 ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इससे बाहर का नहीं आता है। पर फिर भी बता रहे हैं कि अगर 2 अंक का क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है, यदि 2 अंक का किसी कारणवश क्वेश्चन नहीं बना, तो एक ही क्वेश्चन बनेगा, तो 3 नंबर का बनेगा, और 2 ऑब्जेक्टिव बनेंगे। समझ गए हम क्या बोले, या तो 2-2 अंक के 2 क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव बनेगा, या फिर एक 3 नंबर का क्वेश्चन और 2 क्या बनेंगे, ऑब्जेक्टिव बनेंगे, क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव आना तय है, ठीक ना, ये कंफर्म मान लीजिए आप। अब देखिए, पहले वाले प्रश्नावली में कुछ नहीं है, ठीक है। पहले वाली जो प्रश्नावली है इसमें ग्राफ दे देता है, 1 नंबर में भी दे देता है, कभी कभी 2 नंबर में भी देता है। ग्राफ बना के देगा, और ग्राफ बना के देगा तो आपसे शून्यकों की संख्या पूछता है, ठीक है। तो जब आप हल करेंगे तो ग्राफ भी बनाएंगे और उसके नीचे लिखेंगे कि शून्यकों की संख्या कितनी है, ठीक है। जैसे मान लो ये वाला ग्राफ दे दिया, जैसे मान लो पहला दे दिया, तो पहले वाले में आपको पता है ना कि जब ग्राफ जब एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है या स्पर्श करता है, तभी हम शून्यकों की संख्या बताते हैं। क्या बताएंगे, शून्यकों की संख्या। तो इस केस में अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे ये आपके पास बना, तो देखो यहाँ पे तो शून्यकों की संख्या शून्य है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को स्पर्श ही नहीं करता है, या काटता ही नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करता है। ये मान लो डायग्राम दे दिया, तो यहाँ पे स्पर्श मतलब देखो एक्स अक्ष को कहां पे काटा, एक बिंदु पर, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हुई, 1। तो आपको बताना पड़ेगा यहाँ शून्य मतलब लिखोगे शून्यकों की संख्या बराबर 1, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को क्या करता है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, कई बार पूछा गया है, ये वाला भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम को पूछता है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है, तो जितने बार प्रतिच्छेद करेगा शून्यकों की संख्या उतनी बनेगी। चैप्टर 2 में यही है इंपॉर्टेंट 2 नंबर के लिए। मैं किसी में बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 2 और 3 में बात कर रहा हूँ, क्योंकि 2 और 3 अल्टरनेट थोड़ी से आते रहते हैं, कभी कभी चेंज हो जाता है। जो क्वेश्चन 2 नंबर में आना चाहिए वो 3 में दे देता है, और कभी कभी जो 3 में आना चाहिए वो 2 में दे देता है। समझ रहे हो ना, तो हम 2 और 3 की बात कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ये तो तुम्हारे पास 2 ही प्रश्नावली है, इससे ज्यादा प्रश्नावली नहीं है। 2.1 में या तो ग्राफ का दे देगा, रीजन सहित बताना होगा। देखिए एग्जाम्पल में जो एग्जाम्पल आपके दिए गए, जैसे एग्जाम्पल दिया गया ना, अब देखो यहाँ पे कितने बिंदु पर काट रहा है, 1 पर। इसका देखो आंसर लिख के कैसे रीजन लिखा है, शून्यकों की संख्या 1 है, फिर कॉमा, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। समझ गए, तो यही रीजन तुमको देना, आधा अधूरा नहीं लिखना है, ठीक है। समझ गए ना, पूरा रीजन देना पड़ेगा 2 नंबर में अगर आ रहा है तो, ठीक।
अब उसके बाद देखिए 2-2 नंबर के क्वेश्चन के लिए, 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए पहले चीज आप रट लीजिए बिल्कुल कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी बटा ए होता है, अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए होता है। ठीक है, दूसरी चीज आपको ये भी रटा होना चाहिए। अब देखो यहां से ये क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चन या तो 2 अंक का पूछेगा या तो 3 अंक का पूछेगा। अच्छा 2 अंक का कैसे पूछेगा और 3 अंक का कैसे पूछेगा, ये देखिए जब केवल इतना पूछेगा, ठीक ना, प्रश्न बन के आता आधा आधा आता बन के पेपर में, ठीक ना, पूछता है द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, द्विघात बहुपद की क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो 2 नंबर का आएगा, लेकिन बोल रहा है कि और शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए, तब 3 नंबर का आएगा। ठीक, यही क्वेश्चन 2 का आएगा या तो यही क्वेश्चन 3 का आएगा। जब आधा क्वेश्चन देगा तो 2 का आएगा, और जब पूरा का पूरा फ्रेम कर देगा तो कितने का आएगा, 3 का आएगा। क्लियर हुआ मैंने क्या कहा। दूसरी बात सेम चीज यही है, इसमें ये वाला भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, बहुपद इतने के शून्य ज्ञात कीजिए। आधा पूछेगा तो 2 नंबर का आएगा, और संबंध तक पूरा पूछ लेगा तो 3 नंबर का आएगा। ठीक है, ये भी हम बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास अगर हम बात करते हैं, चौथा नंबर भी द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या बनाना है आपको, द्विघात बहुपद बनाना है। ठीक, और जब द्विघात बहुपद तुम्हारे पास बनाना है, ठीक है, तो इसका मतलब तुम्हारे पास द्विघात बहुपद बनाना है और शून्यकों की संख्या दिया गया है यहाँ पे तुम। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस मेथड से बनाइए तो ज्यादा बेस्ट बनेगा। मेथड 2-3 है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप इस वाले जो आपके मेथड दिया गया है, ये फिर दोनों तरह के मेथड हैं, क्योंकि अल्फा बीटा दिया गया है। तो इसमें देखिए क्या है, जैसे ये तुम्हारे पास एक द्विघात बहुपद बनाना है। क्या बनाना है, द्विघात बहुपद बनाना है, फ्रेम करना है। क्वेश्चन सेम फ्रेम करता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। ये क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ 2 ही अंक का आएगा। ठीक है, अब इत्तेफाक अलग बात है कि 3 का दे दे, ठीक है, पर 2 ही नंबर लायक ये प्रश्न है। ठीक है, ध्यान से सुनिए क्या बोला, एक द्विघात बहुपद बनाना है। ठीक है, अच्छा एक सस्पेंस रहता है, ठीक ना, सस्पेंस ये रहता है कि शून्यक, ठीक ना, कि मूल बोले। ठीक ना, सस्पेंस ये भी है कि शून्यक बोले कि मूल बोले। आप शून्यक भी बोल सकते हैं। वैसे जनरली क्या होता है, बहुपद में अपन शून्यक का यूज करते हैं, और उसमें द्विघात समीकरण में मूल का यूज करते हैं, मूल वर्ड कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, मूल कहेंगे, मूल। ठीक है, और यही और शून्य कह रहा है, लेकिन दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, आप ये बताइए, आप शून्यक को यहाँ पे किससे लिखते हैं, शून्यक को आप यहाँ पे अल्फा बीटा से लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं लिखते, लिखते हो ना। शून्यक को अल्फा बीटा से आप लिख रहे हो, तो बेटा मूल को भी तो आप अल्फा बीटा से लिखते हो। ठीक है, तो जब यही शून्यक अल्फा बीटा है, यही मूल अल्फा बीटा है, तो मूल बराबर शून्यक क्यों नहीं है, तो मूल ही शून्यक है। समझ गए हम क्या कहे। ठीक है, आप जब शून्यक को अल्फा बीटा से लिख रहे हैं और मूल को भी अल्फा बीटा से लिख रहे हैं, तो मूल और शून्यक एक ही हुए ना। ठीक है, तो ये दोनों चीजें वही हैं। ठीक है, इससे आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइए। ठीक है, तो ये हुआ। अब देखिए, हाँ लेकिन थोड़ी सी लिखते समय आप अगर ध्यान रख सकते हैं, वैसे गलत नहीं है। ठीक है, अगर आप लिखते समय थोड़ी सी अगर फोकस कर लें, ठीक है, तो क्लियर रहेगा। ठीक है, गेट बंद करिएगा। ठीक, तो समझ में आया मैं क्या बोला। ठीक, आप स्वयं देखिए, जब आप मूल को भी लिखते हैं अल्फा बीटा से, ठीक है, और आप शून्यक को भी लिखते हैं किससे, अल्फा बीटा से। ठीक है, तो जब अल्फा बीटा दोनों को लिखते हो तो इसका मतलब क्या है कि मूल और शून्यक क्या है, दोनों बराबर है। मतलब मूल और कुछ है, मूल या शून्यक दोनों क्या है, तो दोनों सब सही है। ठीक है, इससे बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, और बोला गया द्विघात बहुपद को ज्ञात करना मतलब द्विघात बहुपद बनाना है जिसमें शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया गया है। योग प्रश्न अच्छे से पढ़ लेना, शून्यकों का योगफल दिया है और साथ में क्या बोला है, गुणनफल दिया रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जब हल करोगे तो मान लेना, क्या मानोगे, पहले लिखना, माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है। क्या है, अल्फा व बीटा, क्योंकि शून्यक तो अपन यही मानते हैं। इस केस में देखो दिया क्या है, आप ये लिखोगे, दिया है क्या, दिया शून्यकों का योग। तो ये जो शून्यक है ना, अल्फा प्लस बीटा, इसका मान पहले दिया है। पहले योग की बात की मतलब इसका मान कितना है, ऋण का 3, और अल्फा डॉट बीटा का मान तुम्हारे पास कितना दिया गया है, 2। ये तुम्हारे पास दिया गया है। ठीक, अच्छा बोला है द्विघात बहुपद बनाना है, तो आप लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखोगे, अब द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद
अच्छा जी, देखिए जनरली हम द्विघात बहुपद, अब का मतलब ये हुआ कि अब हम द्विघात बहुपद बना के दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या हुआ तुम्हारे पास, याद कर लीजिए। द्विघात बहुपद को हम यानी बहुपद जैसे बनाते हैं ना, तो बहुपद चाहे द्विघात हो चाहे त्रिघात हो, बहुपद को हमेशा px से लिखते हैं, ठीक है। तो हम एक नाम दे देते हैं px, और यहाँ पे ये तुम्हारे पास क्या हुआ k, और ये एक्स स्क्वायर माइनस क्या हुआ अल्फा प्लस बीटा, और इंटू क्या हुआ x, और प्लस अल्फा डॉट बीटा, और बस, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे कॉमा करके बता सकते हैं, जहां के क्या है वास्तविक संख्या है, क्या है यहाँ, जहां के क्या है वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो रियल नंबर है, कुल मिला के वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। तो देखो ये क्या कहलाया px, बात समझते जाना। ये क्या हुआ k, ये तुम्हारे पास क्या था बेटा x का स्क्वायर माइनस इसका मान अल्फा प्लस बीटा का मान कितना बेटा माइनस का 3x, और अल्फा डॉट बीटा का मान कितना बेटा 2, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इस केस में क्या निकल गया तुम्हारे पास, ये निकला क्या px बराबर क्या हुआ k, तो k रहने दो, x का स्क्वायर माइनस अंदर जाए तो माइनस माइनस प्लस 3 और x मिलके 3x, और धन का कितना हो गया 2, ठीक है। बहुपद हमारा रेडी हो रहा है। अब चक k का मान तुम अपने से मान सकते हो, क्या मानोगे 1 मान लो, ठीक है। तो यहाँ तुम्हारे पास कितना हुआ px बराबर कितना हुआ 1, और ये तुम्हारे पास कितना हुआ x का स्क्वायर प्लस का कितना हुआ 3x प्लस का क्या हुआ 2। वास्तविक संख्या रियल नंबर है, तो हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, क्या लिख रहे हैं माना, क्या माना k बराबर कितना माना 1। जब यहाँ पे कुछ हटे बट्टे नहीं रहेगा ना, तो एक ही मानना है, ठीक है। अगर बटे वटे में कोई संख्या आ जाती है ना, तो फिर हम वही संख्या मान लेंगे, तुरंत ही मान लेंगे, ठीक है। ये चीज को ध्यान रखना है आपको। अब देखिए इस केस में आपके पास क्या कहलाया, अगर हम बात करते हैं तो बहुपद क्या निकल गया px बराबर क्या निकला 1 का गुणा करेंगे तो वही x स्क्वायर प्लस का हुआ 3x, प्लस का क्या कहलाया 2, ठीक। ये आपका कहलाया, ये हुआ क्या आंसर। आप इस मेथड से सभी सवाल को कर सकते हैं, समझ गए। इस मेथड का प्रयोग करिए और इस मेथड से सभी कर सकते हैं। अच्छा, हम मानने वाले केस में हम द्विघात बहुपद के सूत्र से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जो हमने बताया था ना कि बराबर 0 ले लेते थे, फिर लास्ट के स्टेप में हम क्या कर देते थे 0 हटा के लिख देते थे कि आता है द्विघात बहुपद इतना है, क्योंकि द्विघात बहुपद में शून्य नहीं होता है। अगर द्विघात बहुपद में हम शून्य लगा देते तो क्या बन जाता है, वो द्विघात समीकरण में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर हुआ। और ये आपके लिए आसान भी रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तीर का निशान लगाया जाता है स्टेप को दिखाने के लिए, ठीक है ना। मतलब एक एक स्टेप अपन जो किए हैं, स्टेप किए हैं, उसके लिए अपन क्या करते हैं तीर का निशान का प्रयोग करते हैं। आप करेंगे तो तरीका बेस्ट बनेगा, ठीक है। तो ये था, बन जाएगा ये, ठीक। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है। हो सकता है 3 में पूछ ले, लेकिन ये 2 नंबर के लिए बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, इसके पूरे सारे सवाल कहाँ पे रखे गए हैं 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में रखे गए हैं, और वहां पे आप पूरा कर सकते हैं, ठीक है। कई बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो बनने भी लगेगा। वीडियो भी मैं इसकी डेवलप किया था, डाला भी हूं, ठीक ना। एक बार मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसमें तुम देख सकते हो, यही इसी मेथड से मैंने पूरा बताया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो उसमें पूरा कंटिन्यू बताया था, मैं एक एक सवालों का आपको बताया था, ठीक है। तो ये हो गया। इसके पश्चात आपके पास क्या दिया गया अगर हम बात करें, देखो ये तो हो गया सेम प्रोसीजर, ये तो पूछा नहीं जाना है, स्टार पॉइंट लगा है, ठीक है। 3 वाले त्रिघात वाला कभी आपसे नहीं पूछेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्टार वाला जो है वो परीक्षा की दृष्टि से नहीं होता है, जिसमें स्टार लगा है। अब देखिए, अगर वो देखो आधे क्वेश्चन खूब करता है, द्विघात बहुपद इतने का शून्य ज्ञात कीजिए, इसने ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे खूब पूछता है। एक तो ये वाला पूछता है, ये जो उल्टा लिखा हुआ है, मतलब उल्टा नहीं है, मतलब इसको पहले लिखना था इसको बाद में लिखना था, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए, सस्पेंस क्रिएट करने के लिए लिख दिया है। और जांच करवाएगा तो 3 नंबर का आएगा। अब यही क्वेश्चन है द्विघात बहुपद बनाने का, ठीक है। द्विघात बहुपद बनाने के लिए यही क्वेश्चन आपके पास पूछे जाएंगे, बस इतना ही है, ठीक ना। तो यहां से देखो 6 12 नंबर कवर करना है। कितने नंबर कवर हो रहे हैं 12 अंक कवर हो रहे हैं, क्योंकि पहले भी पहले इसे 5 6 5 11 नंबर का यहां से कवर होगा। मतलब पहले चैप्टर से कितने का कवर हो गया आपका 6 का, और दूसरे चैप्टर से कितने का कवर हो गया आपका 5 का। तो 6 5 11 नंबर, 75 नंबर में से 11 नंबर यहीं से कवर हो जाएंगे, समझ गए। फिर इसके बाद इसके जस्ट वाले में क्या है 7 नंबर का आना है, तो 7 नंबर में क्या पूछा जाएगा हम कल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आज का तुम्हारा ये वर्क है कि आप इसको लगाओगे, और अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक ना सपोज, तो आप मुझे बताओगे भी कि कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। क्लियर हुआ मैंने क्या कहा। तो 2 नंबर और 3 नंबर के लिए किसी में रत्ती भर भी अगर आपको सस्पेंस जा रहा है, डाउट जा रहा है, तो आप मुझे बताइए, उस चीज को पूरा क्लियर करना है, क्योंकि अपने पास समय नहीं है, और समय नहीं है तो थोड़ी सी मेहनत तो अपन को करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बताना जरूर है, ठीक है। और मेहनत थोड़ी सी लगातार करिए, ठीक है। अगर मेहनत आप नहीं करेंगे, हाँ ठंडी पड़ रही है, ऐसा नहीं कहेंगे कि ठंडी नहीं पड़ रही, पर ठंडी को लेकर अगर आप बैठे रहोगे तो पूरा समय तो चला जाएगा, ठीक है। तो कम से कम
अच्छे से, ठीक है, अपने आप को सब टेबल करने के बाद पढ़िए आप, ठीक है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, ये कंफर्म है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे अच्छे खासे परसेंटेज बने तो थोड़ी सी पढ़ने का काम जारी रखिए, ठीक है। तो ठीक है, फिर बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे, ठीक है ना।